Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 10th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 10 जून 2021 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहां पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहां पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो आज के जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे और हर एक आर्टिकल की इनफ डिटेल्स को कवर करेंगे ताकि आप लोग हर एक आर्टिकल का प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इस्तेमाल कर पाओ। यहाँ पे देख पाओगे यह है पहला आर्टिकल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करी गई है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तो एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021 और ये रिलीज करी गई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। और ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि लगभग 2,03,000 किलोग्राम कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस किया गया है इस साल मई के महीने में हर रोज। तो हर रोज इतना बायोमेडिकल वेस्ट निकल कर आया है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो देखो इसकी सिंपल सा डेफिनेशन है, वो है कि इसको डिफाइन किया जाता है कि मान लो कोई भी वेस्ट है जो कि क्रिएट किया गया है डायग्नोस्टिक प्रोसेस के थ्रू या फिर ट्रीटमेंट ऑफ अ कंडीशन और अ डिजीज। मान लो किसी डिजीज का ट्रीटमेंट किया गया है, उसके बाद जो भी वेस्ट निकल कर आएगा वो उसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सिरिंजेस वगैरह हो गया, इंजेक्शंस हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें। आज के टाइम पर फेस मास्क को इंक्लूड किया जाता है, पीपी किट्स हो गई उनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये सब जो है एक बार इस्तेमाल हो गए इनको फेंक दिया जाता है, तो ये सब हो जाते हैं बायोमेडिकल वेस्ट और इनसे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंट के ऊपर। तो इनका कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए ये भी सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देख पाओगे इसी के रिगार्डिंग जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल हैं 2016 के, उसके बारे में यहां पे चर्चा करी गई है। और इस रूल के अकॉर्डिंग जो साल 2016 का ये रूल है इसमें यह बताया गया जो ये बायोमेडिकल वेस्ट है इसमें ज़रूरत यह है कि इसको 4 कलर के अंदर सेपरेट किया जाए, अलग अलग 4 कलर्स में डाला जाए। ठीक है, वो 4 कलर्स कौन कौन से हैं आगे मैं बताऊंगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो 4 कलर के डस्टबिन होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये 4 कलर्स का इंडिकेशन दिया गया है और इन 4 कलर्स में अलग अलग कैटेगरी के बायोमेडिकल वेस्ट को डाला जाएगा। और बहुत सारी जगह ये 5 कलर भी होते हैं, कहीं कहीं पर व्हाइट को मिस कर दिया जाता है या फिर कहीं कहीं पर ऑरेंज को मिस कर दिया जाता है। तो सभी कलर्स को मैं यहाँ पे बताऊंगा और कौन कौन से मटेरियल्स को इसके अंदर डाला जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पिक्चर है मुझे नहीं लगता आपको ये सही से दिख रहा होगा, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। जो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 का, इसमें आप यहां पर देख पाओगे ये 4 कलर के अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है किसी भी हॉस्पिटल से या कहीं से भी, और ऑब्वियस सी बात है वो बायोमेडिकल वेस्ट अलग अलग कैटेगरी में होगा। जैसे कि आप कह सकते हो कोई सिरेंजेस हो गए, नीडल्स हो गया या फिर प्लास्टिक बैग्स हो गए और भी बहुत सारी बॉडी फ्लूइड हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया। तो इन सबको अलग अलग जगह पर ट्रीट किया जाता है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है एनवायरमेंट के लिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इन चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। तो इसी बेसिस पर जो ये रूल्स के बेसिस पर 4 कलर को इंडिकेट किया गया है, जैसे कि येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये व्हाइट हो गया और ये ब्लू हो गया। तो येलो कलर के अंदर क्या क्या आता है, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट जो भी होगा या फिर सॉइल्ड वेस्ट होगा या फिर कोई एक्सपायर मेडिसिन हो गई है तो वो भी इसके अंदर डाली जाएगी। केमिकल वेस्ट है, बॉडी फ्लूइड है या क्लिनिकल कोई वेस्ट निकल कर आया है वो सब येलो कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। और ऑरेंज के अंदर जो कॉन्टेमिनेटेड वेस्ट होता है जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हो गए या बॉटल हो गई, पाइप हो गया, कंटेनर हो गया, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, उनको ऑरेंज की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। व्हाइट में क्या है, स्कल्पल्स, ब्लेड्स, निडल्स, सिरिंज, जो भी यहाँ पे चीज होती है इंजेक्शन से रिलेटेड या फिर कोई शार्प मेटल है उसको भी यहाँ पे हम व्हाइट की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ ब्लू में अगर हम बात करें कुछ ब्रोकन ग्लासवेयर हो गया या मेटेलिक बॉडी हो गई, उन सब चीजों को यहाँ पर डाला जाता है। ये वाला पिक्चर लेकिन आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप अच्छे से देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डाल रखा है। जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होगा वो येलो बिन्स के अंदर डाला जाएगा। जो भी सर्जिकल टूल होंगे, सुई वगैरह कुछ भी होगी वो ब्लू कलर में डाला जाएगा। जो केमिकल, हाँ हमने देखो यहाँ पर पीछे मैंने जैसा बताया था कहीं कहीं पर अलग अलग कलर्स को छोड़ रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर सारे कलर्स इंक्लूड कर दिए हैं। एक ब्लैक कलर का वेस्ट भी होता है, ब्लैक कलर में केमिकल वेस्ट को डाला जाता है, ध्यान रखना।
उसके बाद रेड कलर में वही प्लास्टिक, ये सारी चीजें डाली जाती है। तो मतलब ये सब है मेडिकल गार्बेज, और मेडिकल गार्बेज को ट्रीट करने के लिए ये रूल्स लाए गए थे। अब यहां पर आप देख पाओगे इसमें एक चीज और रिकमेंड करी गई है, वो यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें प्रोवाइड करवाना चाहिए ऐसे, मतलब कोई जमीन हो जिसको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दे, जहां पर ये बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जाए, उसको दफना दिया जाए, गाड़ दिया जाए अंदर, ठीक है, जिससे कि उसका हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके की फैसिलिटी गुड़गांव के अंदर आपको देखने को मिलेगी सेक्टर 37 के अंदर। और गुड़गांव के अंदर क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे क्या सिचुएशन है। गुड़गांव लगभग जनरेट करता है 5000 किलोग्राम हैजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट, और ये हर रोज क्रिएट करता है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर इस तरीके के स्टेप्स उठाए गए और आने वाले टाइम पे और स्टेप्स उठाने चाहिए। नाउ यहाँ पे देख पाओगे, और यही सारी चीज़ें वापस से एक्सप्लेन करी गई है। मैंने ज़्यादा पिक्चर्स लगा दिए ताकि आप ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर कर पाओ, क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोविड भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक तरीके से। ब्लैक के अंदर आपको केमिकल वेस्ट देखने को मिलेंगे, रेड के अंदर यहाँ पर आपको देखो पाओगे, ये जो ब्लैक है ना इसमें नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, और जो बाकी ये 4 कलर्स हैं इसके अंदर इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, ठीक है। इस वजह से ब्लैक को आगे इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ट्रीटमेंट की बात करें तो केमिकल ट्रीटमेंट होता है, ऑटोक्लेव होता है, या फिर आप कह सकते हो कि और भी जैसे दफना दिया जाता है इन चीज़ों को। और कॉमन ट्रीटमेंट है इन सबका कि इनको डिस्पोज कर दिया जाए, ठीक है। इनको अगर डिस्पोज कर दिया जाए, ज़मीन के अंदर भी गाड़ दिया जाए अंदर करके, तो फिर उससे भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका यह सिंपल सा फंडा है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इनके ट्रीटमेंट को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है इस पिक्चर के अंदर। मान लो येलो कलर के अंदर जो भी वेस्ट है वो सब को अगर जला दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। मतलब जैसे क्या है उसके अंदर, बेडिंग्स हो गई, लिनन, ड्रेसिंग हो गया, कॉटन हो गया, इन सबको जला दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। जो रेड कलर के अंदर हो गई ट्यूबिंग्स, कैथरर्स और ये सारी चीज़ें हो गई, इनको क्या करा जाए, इनका ट्रीटमेंट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होती है, एक मशीन होती है जिसको यूज़ किया जाता है, आप कह सकते हो स्टीम डाइजेस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ाकर इन चीज़ों को ख़त्म किया जाता है। तो यहाँ पर इस मशीन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इन सब चीज़ों को डिस्पोज कर दिया जाए। उसी तरीके से ब्लू और वाइट कलर का जो भी सामान होता है, निडल, सिरेंजेस, स्कैल्पल, ब्लेड, इन सबको भी केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल किया जाता है। इनको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, बर्बाद कर जाता है पूरी तरह से, या फिर ऑटोक्लेव का, यानी कि वही अगेन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि यहाँ पर टेम्परेचर के बेसिस पर इन चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एक कॉमन ट्रीटमेंट है, आपसे पूछा जाए कॉमन ट्रीटमेंट तो सिंपल सा है, डीप बरियल, अंदर करके इसको दफना दिया जाए तो भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन ब्लैक कलर जैसे मैंने बताया ये ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पिक्चर के अंदर ब्लैक के अंदर जो भी डालते हैं हम केमिकल वेस्ट, वो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, तो इसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं फील्ड में, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे पिक्चर्स मुझे मिले, मैंने लगा दिए। ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना जाकर, तो वहाँ पे आपको सारे पिक्चर्स ये मिल जाएंगे। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एनवायरमेंट के जो भी टॉपिक्स होते हैं उसकी वैल्यू आप लोग समझते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के अंदर आईएफओस का यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर भी होता है, तो उसकी वजह से एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक भरपूर आते हैं। नाउ उसके बाद आते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जीएस पेपर 2 में आएगा। तो यहाँ पे बात करी गई है केमिकल वेपन्स जो है वो इस्तेमाल करे गए सीरिया के अंदर। अब जो ये इन्फॉर्मेशन है किसने दी है, OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इन्होंने बोला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, यानी यूएनएससी से। अच्छा ये बताओ यूएनएससी का इंडिया क्या मेंबर है? अगर इंडिया मेंबर है यूएनएससी का तो वो परमानेंट है या नॉन परमानेंट है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे यूएनएससी से बोला कि देखो इन्होंने इन्वेस्टिगेट कराए, लगभग 77 चार्जेस लगे हैं सीरिया के अगेंस्ट, क्योंकि सीरिया ने करा क्या है, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया है। और केमिकल वेपन्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये क्या होते हैं आगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, इसके टाइप्स बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस टॉपिक को। और इस केमिकल वेपन्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है पिछले कुछ सालों में, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। क्योंकि हमने ये कर रखा है, ये जो बॉडी है ये इसका काम ये है कि दुनिया भर में केमिकल्स का, ये जो केमिकल वेपन्स होते हैं इनका इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर वगैरह में हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ है, और कौन कौन से इंसिडेंट में हुआ है, वियतनाम वॉर में हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है, बहुत सारे लोगों की जान भी ले लेता है। तो ऐसा यहाँ पर हम लोगों ने, आप कह सकते हो जो भी बॉडीज़ हैं ये हाई लेवल की, इन्होंने डिसाइड किया है कि दुनिया में ये केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बट सीरिया के अंदर अभी भी ये इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में आर्टिकल आया है। सीरिया को पहले हम मैप में देख लेते हैं। तो ये आप देख पाओगे ये सीरिया का मैप है,
और सीरिया में आप देख पाओगे इधर की साइड ईस्टर्न साइड में आपको इराक देखने को मिलेगा और नीचे आपको जॉर्डन देखने को मिलेगा, इधर इजराइल देखने को मिलेगा, यहाँ पर लेबनन देखने को मिलेगा। और सीरिया की कैपिटल है डमेस्कस। और जो ये गोलन हाइट वाली जगह है ये भी सीरिया की है, बट इजराइल ने इसको कब्जा लिया है। हालांकि अभी इंटरनेशनली जो काउंट होती है वो सीरिया के अंदर ही काउंट की जाती है, ध्यान रखना। और सीरिया के जो पास लेबनान है यहीं पर मेडिटेरेनियन सी है, इसको भी ध्यान रखना। ऊपर से आपको तुर्की देखने को मिलेगा नदन साइड से। ओके और सीरिया अभी फिर से न्यूज़ के अंदर है, वो क्यों है आपको मालूम होगा। यहीं पे मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूं जो कि करंट में है। सीरिया के आज के टाइम पर प्रेसिडेंट आए हैं और वो भी चौथी बार चूज होके आए हैं, आपको मालूम होगा, बल अशद, ठीक है। और ये जो हैं ये प्रेसिडेंट ये लगभग चौथी बार आए हैं और लगभग आप कह सकते हो साल 2000 से ये वहीं के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ठीक है। इनसे पहले इनके फादर हुआ करते थे और अभी तक जो है यहाँ पर रूल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है, कल सीरिया वापस से न्यूज़ के अंदर आया था। वो क्यों आया था मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीरिया के अंदर क्या हुआ था, इजराइल ने जो है एयर स्ट्राइक कर दी थी, ठीक है। डेमास्कस के अंदर यहाँ पे होम्स आपको देखने को मिलेगा, होम्स नाम की जगह है, ठीक है। इसके आसपास यहाँ पर यहाँ पे मिलिट्री बेसिस देखने को मिलेंगे ईरान के या फिर रशिया के, तो इनके ऊपर ये अटैक किया था, एयर स्ट्राइक करी थी इजराइल ने, तो उस वजह से कल भी न्यूज़ के अंदर था, ठीक है। तो 2-3 चीज़ों की वजह से सीरिया न्यूज़ के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ लोकेशन हमने देखी लिया, डमेस्कस इसकी कैपिटल है, भूलना मत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रशिया और ईरान से अगर हम बात करें तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट सीरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस हैं सीरिया के अंदर, ठीक है। और ईरान के भी बहुत सारे मिलिट्री बेसिस देखने को मिलेंगे सीरिया के अंदर। रशिया का तो एक तो डमेस्कस में, यहाँ पर तारतुस आपको देखने को मिलेगा, तारतुस के अंदर भी है। उसके बाद हिमिम एयरबेस है यहाँ पर। और इनफैक्ट आज के टाइम पर रशिया अपने बहुत सारे नेवल बेसिस बना रहा है तारतुस के साइड पर, ठीक है, इस वाले साइड पर, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक चीज और याद रखना सीरिया के बारे में, वो क्या है आपको मालूम होना चाहिए। साल 2011 में सीरिया के अंदर हुई थी एक सिविल वॉर, ठीक है। मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं सिविल वॉर के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि हुआ क्या है ना, बहुत टाइम से मैंने जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद से हर एक कंट्री के जानने के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब इच्छुक हो चुका हूँ। तो सीरिया के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, अभी भी मतलब इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, वो आपके काम की भी नहीं होंगी, ठीक है। जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है ना। उसके बारे में जानेंगे। जो सीरिया है उसको एक तरीके से प्रेस भी किया गया था, फोर्स भी किया गया था कि वो जाकर केमिकल वेपन कन्वेंशन को ज्वाइन करे। नाउ केमिकल वेपन कन्वेंशन को जो ज्वाइन करेगा वो अपनी कंट्री के अंदर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। 2013 में इसको फोर्स किया गया था, लेकिन उसी के बाद रशिया ने चलो बोला कि रशिया की द्वारा ये फोर्स किया गया, लेकिन यहाँ पर सीरिया ने देखो एक तरीके से स्टेप नहीं उठाया था। साल 2014 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, ठीक है, ये अभी भी हैं, सॉरी अगर मैंने गलत नाम लिया हो तो पहले, ठीक है, ये अभी भी वहाँ का प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, यही अभी चौथी बार बनकर आए हैं। इनकी सरकार ने डिक्लेयर तो कर दिया था कि चलो अब हम केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर देंगे, सीरिया के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन सीरिया ने एक आप कह सकते हो कि जो कि अभी भी डिस्प्यूट में हमेशा से रहा है। डिस्प्यूट में क्यों रहा है? क्योंकि अभी आप यहां पर देखोगे अगेन ये फिर से डिस्प्यूटेड के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि बोला ये जा रहा है ओपीसीडब्ल्यू ने, ओपीसीडब्ल्यू क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। ओपीसीडब्ल्यू ने बोला है कि सीरिया के अंदर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है पिछले सालों में, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं। हालांकि आज तक हुआ क्या है कि सीरिया ने अभी तक एक्चुअली में ये देखने को मिला है बहुत सारे इश्यूज रहे हैं सीरिया के साथ, वो आज के टाइम तक रिजॉल्व नहीं हो पाए। सबसे पहली बात तो केमिकल वेपन्स को वहां से पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। नाउ ये जो ओपीसीडब्ल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इसी ने पहुंचाई है ना। तो ये ओपीसीडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि केमिकल वेपन्स को यूज करने से पूरी तरह से रोकती है। इसका लोगो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और यूपीएससी में आपका ग्रुपिंग्स करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करके एक टॉपिक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है क्या बेसिकली, ओपीसीडब्ल्यू एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ साथ एक इंप्लीमेंटिंग बॉडी है जो कि केमिकल वेपन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करती है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज है जिन्होंने साइन कर रखा है उसके ऊपर फोकस करना। साथ ही साथ यहाँ पे ये काम है जो भी केमिकल वेपन्स हैं उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना, कि किसी भी कंट्री के अंदर इन वेपन्स का इस्तेमाल ना हो। और अब इस बॉडी के कौन कौन से मेंबर स्टेट्स है तो आप देख पाओगे 193 जो है यहाँ पे मेंबर स्टेट्स देखने को मिलेंगे।
लेकिन 4 यूएन के मेंबर स्टेट्स ऐसे हैं जो कि इसके मेंबर नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कौन कौन है? वो है इजिप्ट, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान। ये चारों ही जो कि यहां पर इसके मेंबर नहीं है OPCW के, ठीक है। हालांकि इजराइल ने तो यहां पे साइन कर लिया था इसको, केमिकल वेपन कन्वेंशन को, बट जो है इसको रेटिफाई नहीं किया। और बाकी जो ये 3 है, 3 तो बिल्कुल नॉन सिग्नेटरीज हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो चारों के चारों इसी कैटेगरी के अंदर में आते हैं। नाउ ये जो OPCW है, इसको नोबल पीस प्राइज दिया गया था। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अवार्ड दिया गया साल 2013 में नोबल पीस प्राइज का, क्योंकि इस बॉडी ने बहुत ही बेहतरीन एफर्ट्स लगाए हैं और कि जो केमिकल वेपन्स है उसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए, और काफ़ी हद तक कम किया भी है। हालांकि सीरिया की सिविल वॉर में भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। नाउ केमिकल वेपन्स इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, ये बेसिकली होते क्या है? ये ऐसे वेपन्स होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिकल सी बात है, ठीक है। जो हानिकारक तरीके से जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, जहरीली गैसेस होती हैं, जिनके अंदर जहरीले प्रॉपर्टीज होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया जाता है और कुछ वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाता है। डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, डिवाइस की मदद से इन गैसेस को फैला दिया जाता है। इन गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो है यहां पर काफी हद तक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। यहां पर आप देख पाओगे कौन कौन से इवेंट्स ऐसे हुए हैं पिछले हिस्ट्री में जहां पर इन केमिकल वेपन्स का काफी हद तक इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहला इवेंट आप देख पाओगे 1915 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था वर्ल्ड वॉर 1। आपको मालूम होगा जर्मनी ने उस टाइम पर ये केमिकल अटैक्स करे थे काफी ज्यादा। क्लोरीन और फॉस्जीन, मस्टर्ड गैसेस का इस्तेमाल किया था लार्ज स्केल पर। उसके बाद 1935 से लेकर 1936 के बीच में इटालो एबिसिनियन वॉर हुआ था और इसमें भी मस्टर्ड गैस का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। देन उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और इसमें भी जो नाजीज वगैरह हैं इन्होंने पॉइजन गैसेस का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद 1961 से लेकर 71 तक वियतनाम वॉर हुआ, उसके अंदर यूएस ने यहां पर इस्तेमाल किया गया नापाम और एजेंट ऑरेंज को। ये एजेंट्स क्या होते हैं आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। उसके बाद 1980 से लेकर 1988 के बीच में ईरान इराक वॉर हुआ, तो यहां पर भी जो है केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। देन उसके बाद यहां पर 1995 में इस्तेमाल हुआ। देन उसके बाद सीरिया की सिविल वॉर में भी यहां पर इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे अब ये जो केमिकल वेपन्स तो इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल को रोके जाने के लिए बहुत सारी बॉडीज ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लेकर आई हैं। जैसे कि यहाँ पे है हेग कन्वेंशन है, इसमें भी यहाँ पे कोशिश ये करी गई थी 1899 में कि जो ये केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है उसको पूरी तरह से रोका जाए। 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल आया था, यहां पर भी बहुत सारी कंट्रीज आपस में कमिट होकर इन्होंने काम ये करा कि केमिकल एजेंट्स को रोका जाए। 1997 में केमिकल वेपन कन्वेंशन आया जिसमें अगेन बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया कि एक तरीके से पूरी तरह से जो केमिकल वेपन है किसी भी कंट्री के अंदर उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना हो। ओके, फिर उसके बाद 2013 में प्लान ये हुआ ही था कि सीरिया के अंदर से जो ये केमिकल वेपन्स है स्टॉक्स बहुत सारा देखने को मिला है उसको डिकमीशन किया जाए। नाउ केमिकल वेपन्स आप देख पाओगे 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो नर्व एजेंट आपको देखने को मिलेगा, ब्लिस्टर एजेंट दूसरा हो गया, और तीसरा चोकिंग एजेंट। नर्व एजेंट ऐसा है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, जैसे कि ताबुन, सारिन, सोमान और VX, ये सारे गैसेस हैं। उसके बाद ब्लिस्टर एजेंट हो गया जो कि यहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है आपकी स्किन के अंदर, ठीक है, वहां पे अटैक करता है। उसके बाद यहां पे कौन कौन से टाइप्स हो गए, जैसे कि मस्टर्ड गैस हो गया, लेविसेट हो गया, और उसी तरीके से ये चोकिंग एजेंट होते हैं जो कि आप कह सकते हो डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करते हैं। और ये कौन सी गैसेज हो गई, जैसे कि फॉस्जीन हो गया, क्लोरोपिसिन हो गया और क्लोरीन हो गया। यहाँ पे आप देख पाओगे नर्व एजेंट में क्या होता है, ये सारी गैसेस हो गई जो कि मैंने आपको बताया था। इसका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, डायरेक्ट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करता है। और इनफैक्ट अगर आपका ब्रेन्स जो है यहाँ पे डायरेक्टली अफेक्ट होगा तो ब्रेन से ही बहुत सारी आप कह सकते हो पूरी बॉडी कनेक्ट हुई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक ब्लॉकेज देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट ब्रेन के अलावा बहुत सारी जगह पर ये अफेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे आईज को अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्किन को। इनफैक्ट कार्डियक अरेस्ट की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। नाउ दूसरा हमने बात करी थी ब्लिस्टर एजेंट होता है केमिकल वेपन्स में। ब्लिस्टर एजेंट क्या करता है, जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, यानी कि बॉडी के सेल्स को बर्बाद कर देता है। और यहां पर आप पिक्चर देख पाओगे कुछ इस तरीके की यहां पे कंडीशन देखने को मिलती है, वाटरी और ब्लड शूट, ऐसा कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं। किरकिरापन सा लगने लगता है, स्किन जो है जलने से लगती है, इचिंग सी होने लगती है। ऐसी प्रॉब्लम ब्लिस्टर एजेंट की में देखने को मिलती है, ठीक है। और ब्लिस्टर एजेंट में मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था मस्टर्ड गैस आ गया, लुइसिड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं।
नाउ चोकिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो चोकिंग एजेंट में कौन कौन से केमिकल गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, डाइफॉस्जीन, फॉस्जीन, क्लोरीन और क्लोरोपिसिन का, और इससे भी काफी हद तक लोगों को इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट क्या होता है ना, सांस लेने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, और एक तरीके से चोक, मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, जो ब्रीथ वगैरह आप सांस वगैरह नहीं ले पाते, चोक सा हो जाता है, तो वो हमारा चोकिंग एजेंट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना। आते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ, छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। लामू पोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो हो क्या रहा है, कीनिया के अंदर रिसेंटली इसने लॉन्च करा है एक नया मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसका नाम है लामू पोर्ट, जो कि पार्ट है किसका, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। अब जो ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है कहां से बन रहा है, लामू से साउथ सूडान और इथियोपिया के बीच में, तो उसी बीच में यहां पर यह प्रोजेक्ट है, और जो ये पोर्ट है ये बेसिकली यहां पर बन रहा है। तो आप देख पाओगे ग्लोब हो गया, यहां पर इंडिया का मैप आपको देखने को मिलेगा, इधर आओगे तो मिडिल ईस्ट वाला रीजन आ जाएगा, और नीचे आओगे तो यहां पर ये अफ्रीकन नेशंस आ जाएंगे। तो अफ्रीकन नेशंस में ही नीचे की साइड आपको यहां पर ये कीनिया देखने को मिल जाएगा, कीनिया के लास्ट में जो है लामू देखने को मिलेगा। लो दूसरा मैप देखो, यहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये अफ्रीकन नेशंस हो गए और यहां पे कीनिया मैप आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, लो तीसरा मैप देखो ठीक है, 3 मैप मैंने लगा दिए थे ताकि आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप समझ सको अच्छे से, ठीक है। कीनिया का मैप हो गया यहाँ पर, और ये देख पाओगे इधर की साइड इंडिया हो गया, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ये लामू पोर्ट है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो ये पोर्ट है ना, ये चाइना बना रहा है, तो चाइनीज कंस्ट्रक्शन कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो पोर्ट है यहाँ पे कीनिया का सेकंड डीप वाटर पोर्ट होने वाला है मोम्बासा के बाद, ठीक है। जो ये पोर्ट है लगभग आप कह सकते हो ये पार्ट है इसके अंदर, ये पोर्ट पार्ट है LAPSSET का, यानी कि लामू पोर्ट साउथ सूडान इथियोपिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ये पार्ट माना जा रहा है। लेकिन ये दुख वाली बात यह है कि जो चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है इस पोर्ट को। ओके, नाउ ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसके बारे में देख लो। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जहाँ की हमने पहले बात करी थी, ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर ही ये प्रोजेक्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, फिलहाल यहाँ पे लामू आप कह सकते हो कि इतने कुछ खास बात नहीं है यहाँ पर ये, लेकिन ये है कि आप लोकेशन जरूर याद रखना, ठीक है, कीनिया कहाँ पर है इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन ये है कीनिया के अंदर कौन सी करेंसी यूज होती है, जरा सर्च करके बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे आते हैं, ये आर्टिकल भी आपका जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, यानी कि पैसा लिया बैंक से उधार पर, एक तरीके से फ्रॉड किया और भाग गए, जो भगोड़े हैं ये लोग, ठीक है, एक तरीके से इनको बोला गया है, ये भगोड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं। तो ये लोग जो भाग जाते हैं इनके रिगार्डिंग एक लॉ लेकर आया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ये लॉ बहुत पहले का ही है। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने बोला है एक स्पेशल सेशन रखा है यूएन जनरल असेंबली के अंदर, किस टॉपिक पर, कि जो ये भगोड़े लोग हैं इन लोगों को एक तरीके से कॉम्बैट किया जा सके, इन लोगों से यहाँ पे आप कह सकते हो निपटा जाए, क्योंकि इतना पैसा लेके भागे हैं जिसके कि इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो उसी की वजह से साल 2018 में हम लोग लेकर आए थे एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल। नाउ जो ये बिल है इसको पास किया गया था दोनों ही हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा 2018 में। कब? जब नीरव मोदी यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक से इन्होंने फ्रॉड किया था, लगभग आप कह सकते हो कि 12,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। उसके बाद विजय माल्या, आप देख पाओगे विजय माल्या तो सबसे पॉपुलर नाम जानते ही होंगे आप, ठीक है, तो इसने भी काफ़ी हद तक फ्रॉड किया था। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो लॉ आया है एक तरीके से, जो ये साल 2018 का ये एक्ट है FEOA एक्ट, यानी कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है। इसका जो सबसे पहले शिकार था वो कौन था? विजय माल्या। ये पहले जो है इंडिया का फर्स्ट डिक्लेयर करा गया था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, यानी कि इंडिया का पैसे लेके जो भाग गया तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। नाउ इसमें कुछ टर्म्स है वो क्या है कि देखो, जो भी ऑफेंडर है उसने अगर 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया है, वो अगर भागा है तो ऑब्वियस ही बात है उसको यहाँ पर ये ऑफेंडर ही डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट वगैरह बैठाई जाएगी जो कि इसी मैटर के ऊपर चीज़ें सुनवाई जाएगी, और जो है आप कह सकते हो कि उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। नाउ ये जो 2018 का एक्ट है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? जो भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उनसे लड़ना, साथ ही साथ एक तरीके से उनको कॉम्बैट करना, उनके खिलाफ यहाँ पे जुरिस्डिक्शन लेकर आना। उसके बाद यहाँ पर जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो आप कह सकते हो उनको इंडिया वापस से लेकर आना, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग यहाँ पे भागी जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और मैं भी आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे कि अभी आज के टाइम पर कौन है सबसे ज़्यादा न्यूज़ के अंदर, आपको मालूम होगा मेहुल चौकसी, है ना।
और ये कहाँ पे भाग गया था, ये भागा था एंटीगुआ, वहाँ की जाकर सिटीजनशिप ले ली थी, लेकिन वहाँ से घूमने गया था डोमिनिका, वहाँ से पकड़ा गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेहुल चौकसी जो है न्यूज़ के अंदर है, उसी की वजह से ही ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे इसी पिक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी गई हैं। इस बिल का नाम मैंने आपको बता दिया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल। पर्पस क्या है, जो भी लोग भगोड़े हैं, नीरव मोदी या फिर ये लोग जो कि पैसा लेके काफ़ी हद तक भागे हैं, उनको पकड़ के लाना। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक तरीके से इस बिल को लेकर आया था और जो है इसके ऊपर यहाँ पे कोशिश क्या करी जाएगी कि देखो बिल को रखा जाए लगभग पार्लियामेंट से पहले, जब एक तरीके से जो बजट सेशन स्टार्ट होने वाला हो उससे पहले यहाँ पर रखा जाए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। लेकिन ये और भी चीज़ें हैं जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं, ये स्टार्ट करेंगे प्रोसीडिंग्स वगैरह, मतलब ये कार्रवाई चलाएंगे इन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के खिलाफ। और अगर कोई ऑफेंडर को पहली बात तो स्पेशल कोर्ट में बुलाया जाएगा, अगर आ जाता है तो चीज़ें टर्मिनेट करी जाएंगी, लेकिन नहीं आता है तो फिर उसको यहाँ पर अगर वो भाग जाता है तो फिर ये इकोनॉमिक ऑफेंडर यानी कि इसका करार दिया जाएगा। इसके कुछ फीचर्स हैं, मैंने आपको फीचर्स बता दिए, बिल का नाम बताया गया, साथ ही साथ ये भी बोला गया कि 100 करोड़ रुपए से जो ज़्यादा का घोटाला करेगा उसके खिलाफ यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। स्पेशल कोर्ट के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वापस से रिपीट करी गई हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ईडी ने यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जो कि इकोनॉमिक रिलेटेड क्राइसिस को देखता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कुछ लिस्ट दे रखी है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की, यानी कि इन लोगों की जो कि पैसा लेके भागे हैं। तो इसके अंदर आप देख पाओगे टॉप पे हैं विजय माल्या, उसके बाद जतिन मेहता, देन ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर न्यूज़ के अंदर है। फिर उसके बाद रितेश जैन, संजय भंडारी, नितिन जयंतीलाल, चेतन जयंतीलाल, धर्मेंद्र सिंह। ठीक है, ये लोग जो हैं इन्होंने काफ़ी हद तक फ्रॉड किया है। उसके बाद जो भी ये फ्यूजिटिव्स हैं, यहाँ पे जो पॉपुलर वाले हैं, ये आप देख पाओगे, ये एक पिक्चर मिल गया था जिसमें पता लगाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर गए हुए हैं, इतने रुपए का घोटाला किया है, ये पीएनबी से घोटाला किया, अभी यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन ये जो है डोमिनिका के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद विजय माल्या जो कि लंदन के अंदर है, करेंटली 9,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे घोटाला किया था। दीपक तलवार, इसने 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। संजय भंडारी 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रॉड किया गया। ठीक है, और उसी तरीके से ललित मोदी 125 करोड़ रुपए का यहाँ पर फ्रॉड किया गया लंदन में, करेंटली ये लंदन यूएई में करेंटली, इनका पता नहीं कहाँ पर है। ठीक है, ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है ऑपरेशन पेंगिया 14 इंटरपोल के बारे में। तो देखो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्योंकि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग एक तरीके से इंटरपोल भी बोलते हैं, तो इसके ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो फेक मेडिसिन बिक रही थी, यानी कि गलत तरीके से इलिसिट मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा था, फेक मास्क बिक रहे थे, नकली चीज़ें बिक रही थी, जिससे कि लोगों के हेल्थ को इफेक्ट पड़ सकता है। और इन चीज़ों को यहाँ पर आप कह सकते हो, इन चीज़ों के रिगार्डिंग लगभग 1.10 लाख, आप कह सकते हो 1 लाख से भी ऊपर वेबसाइट्स देखने को मिली हैं जहां पर ये फेक प्रोडक्ट्स बिकते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो ये ऑपरेशन पेंगिया है, ये काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश इंटरनेशनल एफर्ट है इंटरपोल का, यानी कि ये ऑपरेशन इस तरीके से लाया गया है कि ऐसी चीज़ों को टैकल किया जा सके जहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ये इंटरपोल का एक सबसे बेहतरीन एफर्ट है। इंटरपोल क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो ऑपरेशन पेंगिया है इसके अंदर यही डिस्कशन किया गया है कि किस तरीके से हम लोग जो भी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि फेक हेल्थ प्रोडक्ट्स, यहां से सुनना, यहाँ पे एक वर्ड है फेक, जो नकली हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग किस तरीके से स्टेप उठाया जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑपरेशन पेंगिया, ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, इसको पहली बार कंडक्ट किया गया था साल 2008 के अंदर। आज के टाइम पर ये 14वां ऑपरेशन है और एक तरीके से यहाँ पर इससे यही हेल्प मिल रही है कि हम लोग नकली मेडिसिन को रोक पाएं, लोगों की जान बचा पाएं। उसके बाद जो इंडिया की साइड से जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये एक नोडल बॉडी है जो कि इंटरपोल के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि इंटरपोल दुनिया भर में सारी कंट्रीज से ये कनेक्ट रहता है, इंटरपोल ये है। ठीक है, और इंडिया की जो सीबीआई बॉडी है वो इससे कनेक्ट रहती है, एक तरीके से इंडिया जो है सीबीआई बॉडी के माध्यम से कनेक्ट है इंटरपोल से। ओके, नाउ ये इंटरपोल क्या है? इंटरपोल बहुत सारे नोटिस वगैरह देता है क्राइम रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। इंटरपोल को इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। एक तरीके से ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये है कि जो आज के टाइम पर 194 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, 193 194 बोला जाता है, जो ये मेंबरिंग कंट्रीज हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना कि मान लो इंडिया में कोई दिक्कत हुई है या फिर कोई यहाँ से भाग के चला गया है लंदन के अंदर, तो इंडिया यहाँ से इंटरपोल को एक मैसेज छोड़े और इंटरपोल एक नोटिस दे लंदन में, ठीक है, ताकि उस बंदे को पकड़ा जाए। मतलब कि हर एक कंट्री की जो पुलिस है ना वो आपस में इंटरलिंक हो, और इंडिया की साइड से जो सीबीआई है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरपोल के लिए।
ठीक है, ये मैंने अभी आपको, हाँ ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखना, हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर लॉन जगह है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ये इंटरपोल है, ये जो नोटिस हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जो है इन सब नोटिस को यूज़ किया जाता है। लेकिन किन लोगों के खिलाफ, मान लो कोई नोटेबल जीनोसाइड हुआ है, बहुत आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा हत्याकांड हुआ है, या फिर वॉर क्राइम हुआ है, या फिर कुछ क्राइम हुए हैं अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये सारे मैसेजेस छोड़े जाते हैं। नाउ इंटरपोल जो नोटिस है ये अलग अलग नोटिस देता है, देखोगे यहाँ पे रेड नोटिस देता है, वो येलो नोटिस भी देता है, ठीक है, ब्लू नोटिस भी देता है। ये रेड नोटिस दिया जाता है वांटेड पर्सन के लिए, येलो नोटिस दिया जाता है मिसिंग पर्सन के लिए, ब्लू नोटिस दिया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ब्लैक नोटिस दिया जाता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के लिए, ग्रीन नोटिस वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस के लिए, ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे। इसी तरीके से पर्पल नोटिस मोडस ऑपरेंडी, इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस भी यहाँ पर दिया जाता है। तो ये सारे नोटिस हैं जो कि इंटरपोल चार्ज करता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि देखो आज के टाइम पर हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो ये अवैध तरीके से मेडिसिन वगैरह बिक रही हैं, ऑनलाइन यहाँ पर सेल है, इसको काफ़ी हद तक रोक लिया गया है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है इसका, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे काम भी करता है, जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं वो आज के टाइम पर इससे क्या कर रहे थे, काफ़ी हद तक पैसा कमा रहे थे। वेबसाइट्स वगैरह पे ये सारी चीज़ें लगी पड़ी थी, वेबसाइट्स पर बिक रही थी, लेकिन ये सारे फेक प्रोडक्ट्स थे। तो उसी के रिगार्डिंग स्टेप उठाया गया है और कॉम्बैट करा है, और एक तरीके से लोगों की काफ़ी हद तक जान बचाई है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देख लो जहाँ से भी आप ले रहे हो वो ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स है या नहीं, या फिर आपको जो लाइसेंस सेलर्स है उनसे ही खरीदना है, ठीक है। एक लेजिटिमेट, एक लीगलाइज वेबसाइट हो, वहाँ से आपको खरीदना है, ताकि आपको कोई फेक प्रोडक्ट ना मिले। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग एक्सपायर्ड मेडिसिन वगैरह खा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो कि गलत तरीके से बनी हुई है, खासकर मेडिसिन वगैरह, वो आपको बॉडी को उल्टा ही इफेक्ट पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो कि फॉलो करनी पड़ती हैं। नाउ ये वाला आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, ठीक है। यहाँ पर भी हमने बात करी थी ग्रुपिंग्स में, बेसिकली इंटरपोल वगैरह की बात करी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, वहां पर जाकर भी मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। अपनी जितनी भी क्वेरीज है आप लोग वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को मैं क्या करूँगा, रात में अपलोड कर दिया करूँगा। जैसे कि आज जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 9 तारीख है, ठीक है, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 तारीख के लिए, 10 जून के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे 9 तारीख है, तो क्या होगा, मैं 9 की रात को ही, यानी कि आज जो है रात में 11 बजे के आसपास जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब वहाँ पर आप लोग देख लेना, यानी कि एक दिन पहले, क्योंकि सुबह क्या होता है, इसको अपलोडिंग करने के लिए 10-20 मिनट चाहिए होते हैं, वो मेरे 10 से 20 मिनट सेव हो जाएंगे, ठीक है। रात में मैं इसको सोते समय अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।